आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबिक जो सरबराह थे एस दौलत, उनकी जानिब से कल जो एक बयान जारी उन्होंने इंकिशाफ किया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दफ़ा 370 की मनसूखी के हवाले से वो इसके हिमायती थे। उन्होंने इसकी हिमायत की थी जो जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था दफ़ा 370 को मनसूख करने का, इस हवाले से उन्हें इल्म था। लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर उस बयान पर यू टर्न लेते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, कहा कि फारूक अब्दुल्ला जानते थे, फारूक अब्दुल्ला को पता है, फारूक अब्दुल्ला 5 अगस्त 2019 के बारे में उन्हें इस हवाले से कोई इल्म था, ऐसा नहीं, बल्कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी किताब जो उन्होंने लिखी है किताब, उसमें लिखा है कि मे भी, यानी कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अंदर उनके दरमियान जब वो 5 अगस्त 2019 से पहले 3 अगस्त 2019 को उन्होंने दिल्ली जाकर वजीर आजम के साथ मीटिंग की है, मुलाकात की है, जिसमें उमर अब्दुल्ला और उसके साथ साथी हसनैन मसूदी भी थे। उस मीटिंग के अंदर उनके दरमियान क्या बातचीत हुई है उस हवाले से वो सिर्फ इनको इल्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ये बताया है कि फारूक अब्दुल्ला जानते थे, वो उन्होंने 5 अगस्त 2019 के मनसूखी की हिमायत की है, ऐसा नहीं है। ये एस दौलत की जानिब से कहा गया है। अपनी जो किताब उन्होंने लिखी है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन अब यू टर्न लेते हुए साबिक सरबराह रा के साबिक सरबराह एस दौलत ने कहा है कि उनकी किताब में कहीं ऐसा नहीं है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दफ़ा 370 की हिमायत की है। पहले सुनते हैं कि एस दौलत ने क्या कुछ कहा है इस हवाले से, उसके बाद अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, फिर उस पर बातचीत करेंगे। वर्ड है मे बी। मे बी का क्या मतलब है? कि शायद हो सकता है। मैंने कहीं कहा है किताब में कि डॉक्टर साहब 370 को सपोर्ट कर रहे थे, या बाहर नहीं कर रहे थे, अंदर कर रहे थे? बकवास है। कहाँ लिखा है? कौन कहता है? ये मीडिया की स्टंट है, मेरी स्टंट नहीं है। मुझे स्टंट की जरूरत नहीं है। किताब बिकेगी, जो लोग पढ़ेंगे तो किताब बिकेगी। मुझे स्टंट्स की जरूरत नहीं है, ये कह दीजिए कश्मीर में। लेकिन क्योंकि कल डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर वो मेरा दोस्त है तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, तो ये तो मान लिया ना डॉक्टर साहब के दोस्त है। मैं कहता हूं डॉक्टर साहब, अब मैं भी कहता हूं कि दोस्त हैं, क्यों नहीं है, हमेशा रहे। तो ये थे साबिक राज सरबराह एस दौलत। उनकी जानिब से कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला है कि फारूक अब्दुल्ला जानते हैं, फारूक अब्दुल्ला को पता था, फारूक अब्दुल्ला दफ़ा 370 की मनसूखी की हिमायत कर रहे हैं। इस खबर पे हमारे साथ जो मेहमान आज के हैं वो है सीनियर सहाफ़ी सुहेल काज़मी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। राकेश पंत, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। निसार गत्तू, नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और इसके साथ साथ शौकिया कुरैशी, पीडीपी से इनका ताल्लुक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं, तर्जुमान हैं निसार गत्तू, उनके पास जानने की कोशिश करेंगे। निसार साहब, जिस तरह से एस दौलत की जानिब से कल एक बयान और उसके साथ साथ ही आज उन्होंने उस बयान की तरदीद की है, वजाहत की है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। जिस तरह से उन्होंने कल जो बयान दिया था, उन्होंने बात की थी कि एक जो पोर्टल है उनके साथ बातचीत की है, उन्होंने कहा कि उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन उस बयान के खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत काफ़ी तेज़ हुई थी, जहां पर पीडीपी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद किया है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी, और मुख्तलिफ दीगर जो सियासी जमातें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जो इल्ज़ाम है वो आयद किए गए हैं। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। हाँ, देखिए गौहर जी, जहां तक फारूक साहब का ताल्लुक है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे
हिंदुस्तान की बात करूं, रियलिटी है, लोग अपनी आइडेंटिटी उनके साथ रिलेट करके जो मार्केट में या जो सियासत में कहीं साइड लाइन हो गए होते हैं, तो वो अपनी उस डिग्निटी को वाया फारूक साहब भी लेना चाहते हैं। जैसा आपने दौलत साहब की कल आपने सुना, आज आपने सुना, ऐसा नहीं है कि फारूक साहब एक स्टेटमैनशिप है उनके, वो भरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपने आप को उनके थ्रू मार्केट में लाना चाहते हैं। इसके सिलसिले में कल से आपने पूरा पूरा जम्मू कश्मीर का मीडिया देखा होगा कि हर तीसरा बंदा इस पे ट्रायल कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम में ये हो गई है कि हम चीजों को बगैर जांचे पढ़े हम मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। लेकिन आज आपने फिर दौलत साहब का बयान सुना होगा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के उन्होंने मार्केट में पेश किया गया है। और वैसे भी राइटर जब लिखता है, सोहेल काजमी साहब मुझे इसे ठीक करेंगे क्योंकि ये बहुत पुराने और तजर्बेकार साफी है, राइटर जब कोई आर्टिकल लिखता है तो बोला जाता है कि दैट विल बी द डेथ ऑफ राइटर, बिकॉज अपने लोग किस इंटरप्रिटेशन से, किस तरीके से उसको लेते हैं, वो लोगों के इंटरप्रिटेशन से। बुक में कहीं पे भी ऐसा रेफरेंस नहीं है जहां पे ये चीजें हो। लेकिन हाँ, मीडिया में ट्रायल इसलिए हुआ, कुछ लोगों की आइडेंटिटी क्राइसिस है। पीडीपी की अगर हम बात करें तो पीडीपी तो बयानबाजी में इसलिए आगे चल रही है क्योंकि ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है 370 का, ये पीडीपी की कहीं ना कहीं, जिसे बोलते हैं गठजोड़ में थी, पार्टी थी, क्या नहीं है, क्या पसे पर्दा क्या चीजें हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं पीडीपी को, उनको सबको, जिसे कहते हैं कि गिरेबान में देख झांक के चलना चाहिए। बाकी फारूक साहब की जहां तक बात है, फारूक साहब मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर एज ए कश्मीरी पॉलिटिशियन, पिछले इतने सालों से आपने देखा होगा कश्मीर के लिए बात की, कश्मीर के लोगों के लिए खड़े रहे। जब देखो वो कश्मीर की बात करते हैं, वो कश्मीर इतना ही नहीं, वो इस चीज पे लिए भी बात करते हैं जहां पे बीजेपी या सेंट्रल हुकूमत इस चीज को एंडोर्स नहीं करती है, तब भी बावजूद उसके ये बात बोलते हैं कि हमें हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ बात करके यहाँ के लोगों को जो नुकसान आता है, यहाँ के लोगों में जो नुकसान पहुंचता है, आपने रिसेंट इंसिडेंट कितने ही देखे होंगे जहाँ पे कितने ही ऐसी जिसे बॉर्डर पे दरअंदाजी हुई जिससे लोगों को नुकसान हुआ, उस पे भी ये बात करते हैं। ये बात मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है कि फारूक साहब की जिससे लॉयल्टी पे किसी कोई उंगली उठाता है, और वो पार्टीज जो उस वक्त उनके सर इख्तिदार साथ में बैठे थे, उनके लिए तो कम से कम ये कहना बड़ा, मैं कहता हूं कि बहुत ही गलत है कि फारूक साहब को या फारूक साहब ने इस चीज को एंडोर्स किया। बाकी मुझे लगता है दौलत साहब, गवर्नमेंट जब 60 बरस के बाद रिटायर करती है तो कोई ना कोई वजह होती है। अब दौलत साहब पिछले इतने जब से 370 आर्टिकल यहाँ से स्क्रैप डाउन हुआ है, तब से लेके जम्मू कश्मीर के कहीं ना कहीं बुक्स में, कहीं ना कहीं बयानबाजी में अपने आप को एक वायबल इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं। जबकि उन्होंने ये भी एक जगह बोला था कि मेरा अब यहाँ पे कम काम हो रहा है, बिकॉज हम जो बातचीत करते थे वो बातचीत पे मबनी होती थी। लेकिन अब जो नए हमारे डिफेंस के यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डंडे के जोर पे चल रहे हैं। तो ये पॉलिसीज अब चेंज हुई है, उसी चक्कर में अपने आप को वैल्यूएबल या वायबल रखने के लिए दौलत साहब अक्सर और बेशतर ये बयानबाजी करते रहते हैं। और उन्होंने अक्सर, आपने देखा होगा, एक बयान और भी दिया था। जी निसार साहब, मैं दोबारा अगर आने वाले वक्त में अगर जब भी हुकूमत, निसार साहब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आप जरा पीडीपी के पास चलेंगे। शौकिया कुरैशी हमारे साथ है। शौकिया जी, एएस दौलत के कल और आज के बयान में क्या आपको सच्चाई नजर आ रही है, कल वाले बयान के आज वाले बयान? और साथ ही साथ अगर एएस दौलत साहब एनसी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से इस तरह बयान दे रहा है, तो इससे पहले भी पीडीपी के हवाले से एएस दौलत ने एक बयान भी दिया था, क्या उसमें सच्चाई है कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से जो बयान दिया है उसमें सच्चाई है? आप इस बयान को किस तरह से देख रही हैं पीडीपी? गौहर साहब, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे आज के पैनलिस्ट हैं, इन्हें मेरी तरफ से सलाम और आदाब जी। देखें, अब आप इस जो बात है दुल्लत साहब की, आप इसे अब कितना भी इसको लेपा पोती करें तो ये जो बिल्ली है ना, ये थैले से बाहर आ गई है। अब चाहे आप इसकी गर्दन पकड़ें, इसकी टांग पकड़ें, इसको थैले में डालने की कोशिश करें,
ये वापस थैले में जाने वाली नहीं है। जैसा कि निसार साहब ने कहा कि पीडीपी उस वक्त इक्तदार में थी, तो निसार साहब उस वक्त पीडीपी बिल्कुल इक्तदार में नहीं थी, और 5 तारीख को जिस दिन आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ, उस दिन 3 तारीख, उससे 2 दिन, ठीक 2 दिन पहले जो मीटिंग हमारे फारूक साहब की और उमर साहब की हुई, उसका आज तक आम जनता को नहीं पता चला कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई। बिल्कुल। और ये आज ही की बात नहीं है। आज आप कहते हैं कि चलिए दुल्लत साहब का जो बयान था उसे तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। 1975 में जब हमारी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के बदले चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ली गई, तब क्या था? उसके बाद, उसके पहले मेरा वक्त है, मुझे बोलने दीजिए। जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1981 27 फरवरी को शेर कश्मीर ने असेंबली के ऐवान में खड़े होकर कहा कि 370 को हटा देना चाहिए। ये कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़ा एक रोड़ा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो अब बातें हैं ना, वो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो पीडीपी की नहीं है। माशाअल्लाह, हमें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं। और ये भी आपने अगर करण थापर का इंटरव्यू देखा होगा दुल्लत साहब का, तो उन्होंने कहा कि आज ही नहीं बल्कि बारहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस बात का जिक्र किया कि 370 अगर आपने हमसे बातचीत की होती तो इसको हम जरूर आपसे मिलके हटवा देते। तो ये जो बातें हैं, अब इस वक्त हम इसको कितना रोकें, कितना इसको इसमें लेपापोती करें, अब ये बात होने वाली नहीं है। ठीक है शोख्या जी, मैं दोबारा आपके पास भी आऊंगा और दीगर मेहमान मकदम है प्रोग्राम 5 के पंच में। अब जरा भारतीय जनता पार्टी के जो तर्जुमान है राकेश पंत, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी का मानना है कि एक दोस्त ही दोस्त के राज जानता है। आप एस दौलत के इस बयान को कहां पे देखते हैं? देखिए, ये जो जिन है ये अभी चिराग से बाहर आ चुका है, तो इसका अभी मैडम ने ये भी कहा कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। गट्टू साहब भी कह रहे थे कि कोई अपने आप को फारूक साहब के साथ एसोसिएट करके यहाँ पर उनकी जो हैसियत है, उनका जो बड़ा कद है, उसका फायदा लेना चाहता है। आप मुझे बताएं, 2015 में उनकी पहली किताब आती है एस दुल्लत साहब की, अपना कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स। 2022 में उनकी किताब आती है, 2018 में उनकी किताब आती है, उसके बाद 2024 में ये किताब आती है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। आप मुझे बताइए कि पहली इतनी जो उनकी किताबें थी उन पर कोई ह्यू एंड क्राई नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने सच्चाई बयान करी है तो ये सब के सब यहाँ पर बोलना शुरू हो गए हैं। चैप्टर 5 में उसी किताब में लिखा गया है कि फारूक साहब ने कभी इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं 12 साल जेल में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं उसी सरकार के साथ काम करूंगा जो केंद्र में होगी। तो वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं केंद्र के साथ। ये उन्होंने पहले कांग्रेस का साथ भी किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी उनके पुत्र जो हैं, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर मंत्री रहे। मुझे ये बताइए कि 370 जो है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फारूक साहब ये समझते थे कि 370 का जाना ही जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरी है, क्योंकि अगर 370 नहीं जाती तो जम्मू कश्मीर का विकास जो अभी इस रफ्तार से चल रहा है वो नहीं हो पाता। तो मैं ये समझता हूं कि ये दुल्लत साहब ने सच्चाई को बयान किया है। अब वो बेशक, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मेरे जो बयान है उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि ये फारूक साहब जो हैं वो जानते हो इस बात को, तो ये भी तस्दीक करता है, क्योंकि बाद में उनके जो दिल्ली के चक्कर लगे हैं, उनकी मीटिंग्स जो है वहां हुई हैं, तो वो भी इस बात को साबित करती है कि कहीं ना कहीं फारूक साहब को इस बात का अंदेशा था कि 370 जाने वाली है। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं कि लेट एमएलए हमारे दविंदर राणा जी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया। तो ये भी उस स्टैंड को जो एस
दौलत साहब का है उसको वेंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कि फारूक साहब को या अब्दुल्ला को ये मालूम था कि 370 जाने वाली है, और ये उन्हीं का जो उनकी तरफ से इसमें मेरे ख्याल कहीं ना कहीं हाँ या ना हुई है। और ये भी उन्होंने उसी किताब में कहा है कि भाई हमें कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता तो शायद हम इसको पास जो है वो किसी और ढंग से कराते, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में हम इसको पास करवाते, और उसके बाद ये जो है 370 यहाँ से जाती। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि जब उमर साहब की सरकार बनी है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया, 370 का जिक्र उसमें नहीं है, उसमें तो सिर्फ स्टेटहुड का जिक्र है। तो आप जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कहीं इन्वॉल्वमेंट थी, चाहे वो किस लेवल पर थी। राकेश जी ठीक है, हम जरा सुहेल काजमी काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। सुहेल काजमी साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे एएस दौलत की इस बयान को, जहां कल उन्होंने एक जो खुलासा किया था, आज उसी पर उन्होंने कहा है कि तरदीद की है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने जो भी है या मैंने जो लिखा उस किताब में उसमें मैंने जिक्र किया हो भी सकता है, क्योंकि अंदर क्या मीटिंग हुई जब 3 अगस्त 2019 वो दिल्ली गए, जब उन्होंने मुलाकात की है वज़ीर आज़म से, तो अंदर क्या कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। थैंक यू वेरी मच सर, गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए सर, मेरी बात हुई दुल्लत साहब से सुबह, और उसके बाद हम बहुत सी डिबेट्स में बात करते रहे, और मैं बुक ढूंढता रहा कि बुक मिले मुझे और मैं पढ़ूं बुक, लेकिन बुक का भी उन्होंने कहा कि रिलीज होनी है और वो फारूक अब्दुल्ला साहब के सामने रिलीज होगी। ये उन्होंने मुझसे शेयर किया कि बुक को भी रिलीज होना है, और फारूक अब्दुल्ला मेरे दोस्त है, वो इस बुक रिलीज में जरूर होंगे। ये जो 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 बीच में एक जो कल से ये र्यूमर चल रहे थे, उसको उन्होंने विराम देने की कोशिश की। करण थापर से बात की, मेरे साथ बात की, एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बात की, तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड नहीं ऑफ रिकॉर्ड कहा था कि मुझे और मेरी फैमिली को बंद क्यों किया है। अगर ऐसा कुछ करना था तो मुझसे पूछ लेते, मैं भी एक स्टेक होल्डर था, मेरी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, ये उन्होंने मुझसे भी शेयर किया है। लेकिन ये साथ ही कहा कि जब ये बुक रिलीज होगी तो जहां बाकी वीआईपीज होंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब, ही विल बी द नंबर 1 एंड ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, हमारी बातचीत होती रहती है, हम करते रहते हैं। तो उसके बाद मैं उस पर कोई बात कर नहीं सका। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि बुक मुझे भेजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं उससे पहले भी पढ़ा हूँ, मेरी उनके साथ बहुत देर से वाकफियत है, दोस्ती है। और देखिए दूसरी बात यह है कि ही इज ऑल्सो 85+, फारूक साहब इज 88। कुछ चीजें इंसान कहना चाहता है, क्या कुछ और देता है, एज का भी एक फैक्टर होता है, और बाकी और भी चीजें हैं जो इंसान को कुछ चीजों पे वो इंटरवीन नहीं करने देते। लेकिन जो फारूक साहब का मैंने जो कल बयान सुना और जो बातें सुनी, बुक उन्होंने भी नहीं पढ़ी है, उन्होंने भी कहा कि वो ऐसे कहते हैं छोटी मिनिस्ट्री बनाना, ये सब वो बातें हैं जो नॉर्मल एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि फिर भी मैंने 26 मिनिस्टर और 96 की असेंबली मुझे याद है, थंपिंग मेजोरिटी से जब आए, हम असेंबली कवर किया करते थे और मैं देखता था वहां पे। हमारी कोई अलायंस नहीं थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तब कांग्रेस के साथ, और उनके दोस्त थे मौलवी इफ्तिकार हुसैन अंसारी, जिसको हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर बनाया गया था, आपको याद होगा। तो कोई अलायंस नहीं था, कोई दोस्ती, कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो बहुत सी शेड्स थी जो हम डिस्कस करते थे, बहुत सी चीजें हमने देखी हैं। तो ये जो क्लैरिफिकेशन जब दुल्लत साहब के मुंह से मैंने सुनी और बातचीत मैंने की, तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा फिर बात करना फजूल था। और उन्होंने मुझे भी कहा कि जब ये बुक रिलीज होगी आप भी सामने होना, जब फारूक साहब और मेरे दोस्त बाकी जो कुलीग्स हैं वो ये बुक ठीक है। काज़मी साहब, एक चीज, क्योंकि सियासत पर आप काफी नजर हैं काफी सालों से, आपसे जानना चाहेंगे इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत को आप कहां पे देखते हैं? देखिए डेंट तो पड़ता है, लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर कह दूं, जम्मू कश्मीर का हर सियासतदान बड़ा या छोटा वो जानता था कि आर्टिकल 370 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो सपना पूरा होगा। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब भी आई, जिस रूप में आई, जिस ढंग से आई, जिसके साथ आई, वो आर्टिकल 370 उनके मैनिफेस्टो में था, वो चला गया। आर्टिकल 370 की इरोजन जो है वो 60s में शुरू हो गई थी, जब मेरी बहन ने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बने। उसका इरोजन तो 63 से शुरू हो चुका था, उसमें कोई दो राय नहीं है। सेफ सब्जेक्ट कमीशन बन गए यहाँ पे। यहाँ 30% जो लोग थे, 27% लोग थे, वो ऑलरेडी
पीआरसी लेके यहाँ जमीनें खरीद रहे थे। जम्मू में जितने सबरवाल हैं, अग्रवाल हैं, जितने ज्वेलर्स हैं, ये सब पंजाब से आए यहाँ पे। ये वही दौर है 60s 70s 80s का। तो गुलबर्ग हमने उसमें दे दिया, लीज पे दे दिया, पहलगाम लीज पे दे दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन चल रही है, महबूब इकबाल वर्सेस गुलबर्ग तो ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये ठीक है। अब हमें अपना वजूद जिंदा रखना है, अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, इलेक्शन लड़नी है, तो लोगों के पास जाना है। तो क्या करना है? आर्टिकल 370 की दुहाई जो आप असेंबली में दे रहे हैं, इज इट पॉसिबल क्या आप उसको वापस ले आएंगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी रिट पिटीशंस जो है वो खारिज कर दी हैं। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जमहूरियत, आप बातें करते रहें और वो चलती रहेंगी, जो सुनने वाले हैं वो सुनते रहेंगे। लेकिन हम सब जानते थे, मेरे जैसा छोटा इतना सा आदमी जानता था कि भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो आर्टिकल 370 जाएगा। तो फारूक साहब तो बहुत कदावर नेता है, महबूबा जी तो बहुत कदावर नेता है, मुफ्ती साहब को भी पता था कि आर्टिकल 370 जाएगा। मेरी उनसे भी बात हुआ करती थी जब बात करते थे। तो ये अब ठीक है, पॉलिटिक्स करनी है तो करते रहिए, लेकिन जो चला गया वो काज़मी साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और दीगर मेहमानों के पास भी आऊंगा, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चला है एक और छोटे से मकदम है प्रोग्राम 5 के पंच में। अब जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान निसार गुत्तू के पास चलेंगे। निसार साहब, पीडीपी का भी मानना है कि सच्चाई है, बयान में सच्चाई है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। भाजपा का भी मानना है कि ये आखिर सच्चाई है और दोस्त ही दोस्त के राज जानता है, ये बीजेपी का भी मानना है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां पर ये भी इल्ज़ाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कि सियासी मफादात के लिए उन्होंने हमेशा से ही जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दिया है, झूठ बोला है। जैसे जिक्र हुआ है कि जब वज़ीर आज़म था उसके बाद ही उन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी वो तब्दील कर दी उसमें। उन्होंने तब भी जो सौदा किया है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा दिया है और जो उन्होंने सियासी मफादात के लिए वो चेंज की है वक्त पर। देखो गौर जी, मैं यहाँ पे पीडीपी की तो शौकिया कुरैशी जी हैं, इनको अपडेट कर दूं जी। जो उन्होंने बोला कि 74 में प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बना, तो मुझे लगता है सिर्फ 10 साल का इनको थोड़ा सा अपडेशन है कि ये 64 में, और अगर आप 64 में प्राइम मिनिस्टर, 65 में प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर की पोस्ट आई थी, उसके बाद ही यहाँ पे कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा, तब तक नहीं था। हाँ, एक चीज और, अगर आप 53 से लेके और आज तक के इंसिडेंट देखेंगे जो पीडीपी के या बीजेपी के, जिन्होंने बोला, यहाँ सोहेल साहब मुझे ठीक करेंगे, कि तब हर वक्त इस चीज को, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को इरोड किया गया। 53 में जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और ऑडिटर जनरल का जुडिक्शन लाई, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ हुकूमत में नहीं थी। 64 में जब प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत को डाउनग्रेड करके गवर्नर और चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ हुकूमत में नहीं थी। और आज 2019 में जब ये बात करते हैं, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में नहीं थी। और कहना यहाँ मुद्दा है, ये लोग उनके साथ छोटे से मफाद के लिए, अपने आप को कुर्सी पे लाने के लिए, यहाँ के जितनी भी रिजर्वेशन थी, यहाँ की जो प्रिविलेजेस थी, सब खत्म की गई है। 2019 का इंसिडेंट देख लीजिए। चलो हम मानते हैं बड़े मुफ्ती साहब ने जब उनके साथ इलाहाक किया तो एक जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। उसके बाद महबूबा जी ने जब किया तब क्या हुआ, और विद इन स्पैन ऑफ कुछ ही टाइम में बोला गया है कि भाई ऐसे हुआ, हमने जी हुकूमत छोड़। हुकूमत इन्होंने नहीं छोड़ी, इनसे सपोर्ट वापस ली गई, इनको बीच रास्ते में छोड़ दिया गया। और मुझे लगता है यहाँ पे राकेश पंत जी ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि, और वैसे कर भी सकते हैं क्योंकि अलायंस पार्टनर जम्मू कश्मीर में रहे हैं इस चीज को 370 के आर्टिकल को इरोड करने के लिए। तो ये पीडीपी और बीजेपी की का मिली जुली भगत का ये नतीजा है जो आज लोग यहाँ पे भांप रहे हैं। और डेवलपमेंट किस बात की, जहाँ पे 3% अनएम्प्लॉयमेंट थी और वहीं आज जम्मू कश्मीर में 26% है। यहाँ के जो जितने भी रिसोर्सेज है आपने बाहर दे दिए। पिछले कितने ही दिनों से आपने असेंबली में डिबेट सुनी होंगी। और बीजेपी के लोगों ने वहां पे जल जीवन में जनाब जब बात उठाई कि इसमें स्कैम है, जब हाउस कमेटी बनी गई और वही बीजेपी उसको अपोज कर रही है।
और 370 की जो पीडीपी ने इतने दिनों से बोल रहे हैं हमने जी ये किया वो किया, खत्म किसने किया? अब जरा खत्म किनके टाइम में? शौकिया जवाब देना चाहती हैं। जी शौकिया जी। जी 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 निसार साहब, आपको ये बात बता दूं कि जब हमने कोलिशन किया बीजेपी के साथ, वो सब सोच समझ के किया और दिन के उजाले में किया। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ, सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के किया। निसार साहब, वो आपको अलायंस था कि आपने 370 आप जरा इन्हें बात का मौका दीजिए। दिन के उजाले में किया हमने, रातों को नहीं, ये मुझे सवाल बोल रहे हैं, मैं आंसर कर रहा हूँ। हमने कोई ये बोल रही है, निसार साहब को बोल रही है जिसके लिए हमें शर्मसार होना पड़े। हम शर्मसार नहीं है अपनी कौम से। हमने जो भी किया मैं उस वक्त अपने लोगों के मफाद के लिए किया और अपनी कौम को फायदा दिलवाया। 12,000 हमने FIR वापस लिए। हमें शर्मसार हम लोगों के सामने, क्योंकि आप तो उनके साथ मिलके ये चीज की। यहाँ पे बातचीत के लिए बुलाया और हमने जो भी उस वक्त काम किए वो अपने यहाँ के लोगों के मफाद के लिए किए और दिन के उजाले में किए। हमें इसमें बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही है। दिन के उजाले में जनाब, रात के 8 बजे रोड हुआ 370, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हमने कभी रातों को छुप के मीटिंग्स नहीं की और ना कभी हमने कश्मीर के लोगों का सौदा किया। हमने हमेशा जो हमारे प्रोग्राम में था, हमारे एजेंडा में था कि किस तरह से हम यहाँ राहत लेके आएंगे। हाँ, अब ये बात है कि हमारी जो सरकार नहीं रही, वो कहीं ना कहीं। शौकिया जी, मैं आपको आंसर कर देना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा पीछे, अगर आप निसार साहब पहले निसार साहब आप इन्हें पहले बात रखने दीजिए। मुझे ये बताइए। जी शौकिया जी, आप बात रखिए। नहीं, ये आप मुझे बोल रही हैं निसार, अगर आप पहले निसार साहब आप पहले बात सुनिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए, उसके बाद आप उस बात का जवाब दीजिए, पहले उन्हें बात करने दीजिए। जी शौकिया जी। जी, तो बात ये है कि जब बीजेपी को ये लगा कि अब जो चीज हम इनसे करवाना चाहते थे, जिस तरह चलाना चाहते थे, वो बात नहीं बन रही है, तो उन्होंने अपना जो वो है अपना वापस ले लिया अपना सपोर्ट हमसे। तो बाकी ये रहा, ये आज की बात नहीं है। आपने हमेशा कश्मीरी कौम का एनसी ने सौदा किया है और आज भी। अब आप इसे फिर दुल्लत साहब को फोन करके कहें कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे पेश कर दें। मैंने जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में कहा है कि ये बिल्ली अब थैले से बाहर आ गई है। अब आप इसको कितना कुछ इधर उधर करें, ये नहीं मामला सुलझेगा, क्योंकि आप हर बात पे हम पे इल्जाम लगाते हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं मगर चर्चा नहीं होता। आप ये कहते हैं कि आप कत्ल करते जाएं और चर्चा भी ना हो, और अगर हम हाय भी करें तो उसका आप नगारा पीटें। ठीक है शौकिया जी। निसार साहब आप अपनी बात रखिए। अब देखिए गौहर जी, शौकिया जी बेसिकली ये चीजें मुझे लगता है कि पर्सनल लेके बात कर रही है। मैं पर्टिकुलर शौकिया जी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं पीडीपी का एट ए लार्ज बोल रहा हूँ। जी। ऐसा नहीं है, हिस्ट्री गवाह है कि जब जब यहाँ जम्मू कश्मीर में किसी भी स्पेशल प्रोविजन का इरोजन हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इकदार में नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को कहीं ना कहीं बंद रखा गया था। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की दुहाइयां देते हैं, ये किया वो किया। मुझे ये नहीं समझ आती है कि अगर थोड़ा सा इनको में कहीं पिंच ना हो जाए। पार्टी है, पार्टी लेवल पे एक अलफिरान तंजीम बनी थी यहाँ पे, उसके बाद रुबैया सईद का अगवा हुआ था, तो उसमें छोड़ने वाले उस वक्त कौन था, उसमें कंधार पहुंचाने वाले उस वक्त कौन था। तो ये चीजें, अगर ये चीजें इनको गिनाई जाए तो मुझे लगता है पार्टी में कहीं ना कहीं इन चीजों को, आज भी जब यासीन मलिक का केस आया और यहाँ हाईकोर्ट एनआईए में बात हुई, रुबैया सईद आई और उसके बाद आज तक कहीं पिक्चर में उसे बोला ही नहीं गया। तो ये कश्मीरी लोग, कश्मीरी ऐसा नहीं है। कश्मीरी तब भी जिंदा था अपने आप पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ तब भी खड़ी थी। जब कोई आपदा जो कश्मीर के लोगों पे आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक साहब यहाँ हर टाइम इनके साथ खड़े रहे। हम दिल्ली कभी नहीं भागे, हमने कभी तमिलनाडु में अपने लिए जगहें नहीं बनाई। नहीं, हम यहीं पे इतना मिलिटेंसी का दौर हुआ। सोहेल साहब इतना मिलिटेंसी का दौर हुआ, लोगों में यहाँ बैठ गए। 10,000 से जायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर को यहाँ पे कत्ल किया गया। मुझे एक बंदा पीडीपी का भी बोले,
ये कहने की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा यहाँ लोगों के साथ खड़ी हुई है। हाँ, 10 लाख ये लोगों जब की जब बात कर दिल्ली रहे में हैं तो इनको उनकी अपना भी आजकल ये इंक्वायरी जब चल जब रही है ये कि वो जब 10 जब लाख लोग ये जो है जब वो जब किसने शौकिया जी मारे मुझे और किस कंप्लीट तरह करने से दीजिए, उसके मारे। बाद आप बोल सकती हैं। ठीक है निसार साहब। जब जब इनको अपने मफाद को जब जब इनके मफाद को एनकैश करना था, 96 में ऑटोनॉमी का बिल पास हुआ जब फारूक साहब ने हुकूमत पकड़ी, उसके बाद और आडवाणी जी ने किस पार्टी को यहाँ पे भेजा बनाने के लिए? वो तो वही पीडीपी थी जो दिल्ली से उठ के आई उसके बाद यहाँ पे ये चीजें करने के लिए। वो तो एक ब्रांड चाइल्ड है बीजेपी का। और आज ये हमें सिखाएंगे नेशनलिज्म क्या है, कश्मीरियत क्या है। ये तो तब इन बीजेपी ने भेजा उनको। अगर ये चाहते, सपोर्ट करते उस रेजोल्यूशन में, ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन। ठीक है निसार साहब, ठीक है निसार साहब। अब जरा सोहेल काजमी साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, ये तो एक दूसरी जमात पर ब्लेम गेम करना, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, ये तो सियासत का एक हिस्सा है। लेकिन ऐसे में आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कहां पे देखते हैं? नुकसान तो लोगों का हो रहा है। बिल्कुल लोगों का नुकसान होता है। मैं अपने भाई को करेक्ट करना चाहता हूँ। रीजनल ऑटोनॉमी कमेटी बनी थी जिसका चेयरमैन बलराजपुरी साहब, हमारे एक वेटरन जर्नलिस्ट है, उनको बनाया गया था। वो रिपोर्ट जो थी शफीउड़ी को उन्होंने सबमिट की, और वो शफीउड़ी साहब को सबमिट करने के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त लीड करते थे 2/3 मेजोरिटी को, उन्होंने पार्लियामेंट में उसको रखा। और पीडीपी का तब तो वजूद ही नहीं बना था। ये 96-97 की बात है। पीडीपी तो 99-98 के बाद बनी है। तो पीडीपी उसमें कोई उसका लेना देना नहीं था। और वो ऑटोनॉमी की रिपोर्ट विदाउट टेबल वो डस्टबिन में फेंक दी गई हर पार्लियामेंटेरियन के। मैं खुद इसका गवाह हूं, मुझे याद है वो, क्योंकि मैं बलराजपुरी साहब मेरे बड़े सीनियर थे और हम इकट्ठे होते थे। तो ये बातें हैं एक दूसरे को अक्यूज करने की। देखिए अब चैप्टर्स बदल चुके हैं। आज माध्यम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चेंज हो चुके हैं। कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती है, कोई चीज जो है ज्यादा ग्लोरीफाई भी नहीं की जा सकती है। अगर कल दुल्ला साहब की बात ही करते हैं जिसपे हमने आज अपनी डिबेट शुरू की थी, तो उसकी क्लैरिफिकेशन मैंने खुद दुल्ला साहब से बात करके ली है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है उस किताब में तो वो आप भी पढ़ेंगे, गौहर साहब मैं भी पढ़ूंगा। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो एक राइटर का फर्ज बनता है, क्योंकि उसका जो बुक है वो एक रिसर्च वर्क होता है। और रिसर्च वर्क जो है हमेशा आप उसको डिफेमेशन कर सकते हैं। आप अगर कोई आपके खिलाफ कोई ऐसी चीज लिखी है किसी के खिलाफ और वो नहीं है हकीकत पे बिना, तो आप उसको डिफेम कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च वर्क जो है वो बड़ा सोच समझ के और राह के चीव रहे हैं दुल्लत साहब। वो जो किताब जब हमारे हाथों में आएगी पता चलेगा उसमें क्या क्या लिखा है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज लिखी भी है जो उनके दिल में है या उनके साथ शेयर हुई है ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड, मैं समझता हूँ वो बुक पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा और उसकी रूपरेखा भी हमें तभी समझ आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल काजमी साहब आपका हमारे साथ, राकेश पंत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, निसार गुत्तू साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शौकिया कुरैशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अब ज़रा बड़ी जो अहम खबर दूसरी अब आ रही है वो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जहां पर वक्फ तरमीमी कानून को लेकर आज दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां पर समाअत हुई है और समाअत के दौरान वक्फ की हैसियत में कोई तब्दीली नहीं होगी। फिलहाल जो अगली समाअत तक ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है, और वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को 7 दिन का वक्त दिया है और उसके साथ साथ ही डिनोटिफिकेशन और नई तकरीरियों पर भी पाबंदी रहेगी। ये आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है। जहां आज भी समाअत हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है, लेकिन साथ ही अदालत ने कहा कि वक्फ इमलाक में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। और उसके साथ ही यानी ये भी कहा है कि जो वक्फ की हैसियत जो है वो फिलहाल वही रहेगी पुरानी। और उसके साथ साथ ही ये चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने 73 दरख्वास्तों पर समाअत की है। और उसके साथ साथ ही आज जिस तरह से समाअत हुई है तो जो मुस्लिम पिटिशनर्स हैं जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है, उन्होंने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो बेंच है उसका शुक्रिया अदा किया है और साथ ही साथ कहा है कि उन्हें आज की समाअत से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। इस हवाले से जब समाअत मुकम्मल हुई तो समाजवादी पार्टी के रुकने असम्बली जियाउर रहमान बरक ने भी इस हवाले से क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल फैसला
फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो वक्फ बाई यूज़र हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए कि इस चीज़ में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। और फिलहाल जो सबसे अहम पॉइंट थे उन 2 उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। देखिए अभी फिलहाल तो सुनवाई जो होगी अभी आगे 1 हफ्ते बाद में और सारी चीज़ें उसमें आएंगी, लेकिन फिलहाल जो 2 हैं वक्फ बोर्ड का और काउंसिल के लेकर के जो अपॉइंटमेंट का है उसको रोक दिया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में जो मुझे मालूम हुआ है अपने वकील साहब के माध्यम से, और उसमें के जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अभी उसके अंदर कोई किस प्रकार का बदलाव नहीं किया। अभी देखिए हम फिलहाल जो आदेश किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी कोशिश ही है कि अभी आगे जो हमारी मांगे हैं उस पर भी सुनवाई की जाए और उस पर भी। तो नाजरीन, फिलहाल 5 के 5 प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।